नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे सवाल लोग मेरे से पूछते हैं कि जनाब बताइए कि कैसे पुलिस अरेस्ट करती है। अगर गैर कानूनी तरीके से पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो हमें क्या करना चाहिए, अरेस्ट करने के क्या क्या कारण हैं, अरेस्ट करने के, गिरफ्तारी करने का क्या प्रोसेस है, किन अपराधों में पुलिस अरेस्ट कर सकती है विद वारंट और किन अपराधों में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट वारंट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। एंड फ्रेंड्स, I always said that police can arrest you with warrant or without warrant, both. But there is a procedure laid down for this arrest. और हमें ये प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है तो आए दिन हम उन पुलिस की धमकियों का शिकार होते हैं, हम पुलिस के अत्याचार का शिकार होते हैं। कई बार आपने देखा होगा पुलिस आपको कॉल करती है फोन पे, हाँ भाई राम बिहारी थाने आओ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, और हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, वकीलों की तलाश करने ले जाते हैं और थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है साथियों। अब प्रोसेस जो है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट है, अगर आपके खिलाफ कोई भी राइटिंग में कंप्लेंट है, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर लॉज है, आपके खिलाफ कोई शिकायत है रिटर्न में, तो पुलिस आपको एक नोटिस दे के बुलाएगी। बस यही एक गेम है। क्योंकि जब पुलिस आपको नोटिस देगी तो उसमें कारण लिखा होगा कि किस वजह से आपको बुला रही है, क्यों बुला रही है। और दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, कि महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को कब और कैसे पुलिस थाने बुलाना है, इसका एक प्रोसेस है। महिलाओं के लिए तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि सूरज के डूबने के बाद और सूरज के उदय होने से पहले महिला को थाने में नहीं बुलाया जा सकता। कोई बहुत ही खतरनाक धारा हो, मर्डर हो या और कोई भयंकर कोई मामला दर्ज हो तो उसका अलग प्रोसेस है। उसमें भी लेडीज पुलिस साथ में जाएगी और अरेस्ट करने का एक प्रोसेस फॉलो करेगी, उसमें अरेस्ट मेमो वगैरह बनाएगी और वहाँ का फैमिली के आदमी से किसी सिग्नेचर लेगी या वहाँ का कोई गणमान्य व्यक्ति है उसके सिग्नेचर लेगी। तो मैं आज बात कर रहा था साथियों अरेस्ट करने की, जो गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारियों से कैसे बचा जाए, बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो ऑन पेपर कुछ ना कुछ होगा, और अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है और पुलिस आपको घंटों थाने में बैठाती है, पुलिस आपको घंटों थाने में बैठाती है या आपकी अरेस्ट सोमवार को करती है और बुधवार को आपकी अरेस्ट दिखाती है, एफआईआर आपकी बुधवार को लॉन्च करती है और उसमें अरेस्ट जो दिखाई है वो बुधवार को दिखाई है, जबकि आप उस थाने में गैर कानूनी तरीके से सोमवार से अरेस्टेड हैं, तो ये गैर कानूनी है साथियों। और जब आप अरेस्ट होते हैं या जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो उसकी सूचना सारे प्रदेश में होती है। एक उसका एक तरीका है सूचित करने का, फैमिली को सूचित किया जाता है। और यकीन मानिए पुलिस आपको जब भी अरेस्ट करेगी वो अरेस्ट मेमो बनाएगी। बट आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि पुलिस जो अरेस्ट मेमो वो बाद में बनाती है और हम उसको एक अंधों की तरह साइन कर देते हैं। याद रखिए साथियों, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं
एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक वकील होने के नाते, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना करें यह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप करते हैं तो हम बहुत सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की लेकर आते हैं, एक सरल भाषा में, एक सिंपल भाषा में, जो इस देश का 80% लोग हैं वो गरीब हैं, मजदूर हैं, लाचार हैं और बड़े ही परेशान हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है, प्लीज आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9873005424। और आज आप मुझे देख रहे हैं मैं एक कैजुअल ड्रेस में हूं कि सुबह से शाम तक कोट पहन के रखना, व्हाइट शर्ट डाल के रखना। आज सोचा कि चलो आज एक कैजुअल ड्रेस में इस वीडियो को बनाते हैं। तो मैं बात कर रहा था गिरफ्तारी की। तो गिरफ्तारी अगर कानूनी तरीके से है तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर है और पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन खुली है। या तो हम टाइमली एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करें, और अगर आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो बेल अप्लाई करें, और अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये झूठा मामला है तो अपने दस्तावेजों पे काम करें, अपने व्हाट वी कॉल इट, जो आपके एविडेंस हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, चाहे वो मटेरियल्स एविडेंस हो, और चाहे वो कोई भी पोटेंशियल एविडेंस हो, उस पर आप काम करें। क्योंकि आपको सिर्फ जो बचा सकता है वो आपके एविडेंस बचा सकते हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा गढ़ा गया, मरा गया, क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में पॉक्सो जैसे मामले, बलात्कार के मामले, दहेज उत्पीड़न के मामले, दहेज हत्या के मामले, इनकी एक बाढ़ सी आ गई है। और बाढ़ इसलिए आ गई है कि लोग दलाली करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे केस आए हैं। अभी पटना का एक केस, आरा का आया मेरे पास में, आरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक केस आया है जिसमें एक इंसान, एक पूरा परिवार बेबस है, लाचार है, और वो पूरे परिवार को 304B के मामले में फंसा दिया गया है, दहेज हत्या में। वो महिला की जो डेथ हुई है, उसके पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गई, गांव का माहौल था, वहां जो कंपाउंडर आया उसने कोई दवाई उसको दी और उसके 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। बट उसको जहर का नाम दे दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जहर आया नहीं है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। अभी मुंबई का एक केस आया मेरे पास में, वो लड़की से 7 साल से प्यार करता है, और जब शादी का टाइम आया तो पता लगा कि वो लड़की के किसी और के साथ भी अफेयर्स है, और उस लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। अब वो लड़की ने अन्य शरीर पर प्रेशर डेवलप करके शादी का झांसा दिखा के और उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। अब बताइए इनका क्या करेंगे आप। और आए दिन हम केसेस हैंडल करते हैं दहेज उत्पीड़न के। इन महिलाओं को समझ लेना चाहिए कि जब आप दहेज उत्पीड़न के केसेस करते हैं, देखिए जो सच में दहेज उत्पीड़न होता है उसके तो हम सख्त खिलाफ है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं किसी के भड़कावे में आके अपने पति पे या ससुराल वालों पे दहेज उत्पीड़न के केस डालती हैं, ये अपने आप में बड़े शर्म की बात है। और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर ये मामला झूठा पाया गया और मैं उस पार्टी का वकील हुआ तो यकीन मानिए 3 से 7 साल तक की सजा है। और सजा ही नहीं है, आपने अदालत को मिसलीड करा, अदालत को गुमराह करा है, आपने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनको गुमराह करा, उनका टाइम बर्बाद करा है, और आपने कई आईपीसी के तहत अपराध किया है। कोर्ट आप पे सीआरपीसी 194(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है, सीआरपीसी 340 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और आप मुसीबत में फंस जाएंगे साथियों। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और पुलिस उत्पीड़न, पुलिस के जो अत्याचार हैं, अगर जेन्युइनली अत्याचार है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। और उनके सीनियर अधिकारी होते हैं, उनके सीनियर अधिकारी होते हैं, एसएचओ होते हैं, एसपी, डीएसपी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीजीपी,
ये सारे लोग होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन है, नेशनल कमीशन फॉर ओल्ड एज पीपल है, ठीक है। बहुत सारी ST कमीशन बनी, बहुत सारी कमीशन हैं जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बट शिकायत तो आप तब करेंगे जब आपके दिमाग से डर निकलेगा। डर नहीं होना चाहिए साथियों। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी साजिश है, आपको फंसाया जा रहा है आपकी रंजिश के कारण, तो आपको अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और आपको अपनी आवाज को सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा देनी चाहिए। और याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम यह कि जब आप कोई प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ उनके पुलिस अधिकारियों के पास लगा रहे हैं, तो प्लीज वो राइटिंग में होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग में होना चाहिए। टाइप मत कीजिए, अपनी हैंड राइटिंग में दीजिए और उनसे एक रिसीविंग कराइए। ये आगे चल के बहुत काम आएगा साथियों। और पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि सारे लोग इसमें बुरे नहीं होते साथियों। मेरे भी फैमिली के 50 लोग पुलिस के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन सारे लोग गलत नहीं हैं, क्योंकि ये तालाब है, इसमें मछलियां हैं बहुत सारी, और एक दो मछली खराब भी निकलती है, तो ठीक है, उनको उन्हीं के हिसाब से व्यवहार किया जाएगा, बट डरना नहीं है साथियों। यही मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। और बस आप लोग खुश रहें, ध्यान रखें, अपना परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाएं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को अपराध से दूर रखें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। और साथ साथ मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि किसी को भी कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल का मुंह ना दिखाए। जय हिंद।